नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच का रिवीजन क्लास। जैसा कि हमें पता है बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और इस समय हम पॉलिटी की क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच पॉलिटी की क्लास, जिसमें कि हम प्रमुख अनुच्छेद का रिविज़न करेंगे। भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 152 से 237 तक वर्णित है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 153 के बारे में। राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह वर्णित है आर्टिकल 153 में। जिस प्रकार से केंद्र में एक राष्ट्रपति होता है, यह आर्टिकल 52 में वर्णित है। उसी प्रकार से राज्य में एक राज्यपाल होगा। आप ध्यान दे सकते हैं, 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, पर भारत का केवल एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 154 देखते हैं। राज्यपाल के अंदर कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। जिस प्रकार से आर्टिकल 53 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, उसी प्रकार से आर्टिकल 154 में दिया गया है कि राज्यपाल के पास कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद 159 में दिया गया है राज्यपाल के शपथ के बारे में, और राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में दिया गया है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का यानी CJI शपथ दिलाते हैं, उसी प्रकार से हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। आप दोनों को एक साथ याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। नोट पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल मृत्युदंड और मार्शल लॉ की सजा को माफ नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड और मार्शल लॉ की सजा को माफ कर सकता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल सलाह लेगा मंत्रिपरिषद प्रमुख और मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद का प्रमुख CM होता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 165 राज्य का सबसे बड़ा वकील यानी महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है आर्टिकल 165 में, और केंद्र का सबसे बड़ा वकील अटॉर्नी जनरल होता है, जो कि आर्टिकल 76 में वर्णित है। अनुच्छेद 194 में MLA और MLC के विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है। MLA यानी कि विधानसभा के सदस्य, MLC यानी विधान परिषद के सदस्य, और केंद्र में आर्टिकल 105 में MP के विशेष अधिकार का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 200 में देखते हैं, राज्यपाल विधेयक पर अनुमति दे सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है, यह आर्टिकल 200 में है। और केंद्र में आर्टिकल 111 में है, विधेयक पर अनुमति प्रेसिडेंट से लेना होगा। अनुच्छेद 201 में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक यानी कोई भी विधेयक राज्यपाल चाहे तो उसे राष्ट्रपति को भेज सकता है, यह आर्टिकल 201 में है। अनुच्छेद 202 राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 में है, और केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण यह आर्टिकल 112 में वर्णित है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है, यह आर्टिकल 213 में वर्णित है। और राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में दिया गया है, यानी कि राज्यपाल कानून का निर्माण कर सकता है। अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में वर्णन है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संबंधी आर्टिकल है 124। अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह वर्णित है अनुच्छेद 215 में। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह वर्णित है अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 में दी गई है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो। नोट पॉइंट में देखते हैं, हाई कोर्ट मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट्स दोनों के उल्लंघन में रीट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर रीट जारी कर सकता है, यानी लीगल राइट्स के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट रीट जारी नहीं करेगा। अगला है अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय नियंत्रण उच्च न्यायालय, यह दिया गया है अनुच्छेद 235 में। भाग 7 समाप्त हो चुका है वर्तमान में। अनुच्छेद 21 से
शिक्षा का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार है। यदि इसका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी रीट जारी कर सकता है। पर अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार यानी लीगल राइट्स है, इसका उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी रीट जारी नहीं कर सकता, पर हाई कोर्ट कर सकता है। अगला देखते हैं संघ शासित प्रदेश भाग 8। इसमें आर्टिकल 239 से 242 तक का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 239A जहाँ भी आप कैपिटल वर्ड देखते हैं इसका मतलब है कि वो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। दिल्ली से संबंधित प्रावधान है, यह 69 संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 241 में लिखा गया है कि यूटी में हाई कोर्ट होगा, या वर्तमान में 8 यूटी हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर लद्दाख के हाई कोर्ट बनाए गए हैं। अगला है अनुच्छेद 243 से 243O जो कि संविधान के भाग 9 में वर्णित है। भाग 9 में पंचायती राज स्थित है। इसमें कुल 16 आर्टिकल हैं। भाग 9 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया और यह लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243G ग्राम पंचायत की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 11 में 29 विषय हैं और यही विषय वही शक्ति कहलाती हैं। पार्ले जी से आप शक्ति को याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 243I से इनकम यानी कि राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243I में है। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन। केंद्र को जो टैक्स प्राप्त होता है उसका वितरण केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा, जो कि आर्टिकल 280 में है, वह राज्य को करता है और राज्य को जो टैक्स प्राप्त होता है उसका वितरण राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय प्रशासन यानी लोकल गवर्नेंस को किया जाता है। 243I में पंचायत और 243Y के तहत नगर पालिका यानी नगर निकाय है। केंद्र में प्रमुख PM होता है, राज्य में प्रमुख CM और स्थानीय प्रशासन में प्रमुख मुखिया होता है। केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और MP का चुनाव तथा राज्यपाल, MLA और MLC का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाता है, जो कि आर्टिकल 324 में है। पंचायत, जिला, नगर निकाय इत्यादि का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। पंचायत जो कि आर्टिकल 243K में है और नगर निकाय आर्टिकल 243A में वर्णित है। अगला देखते हैं 243P से लेकर के 243ZG तक यह संविधान के भाग 9A में नगरपालिका का वर्णन किया गया है। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 243Q के बारे में। नगरपालिका का गठन या आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243Y इसमें राज्य वित्त आयोग जो कि आर्टिकल 243I में वर्णित है। इल्ड Y फॉर इल्ड होता है और इल्ड से आप आय को याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 243ZA में राज्य निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 243ZD में जिला आयोजन समिति का वर्णन किया गया है, जो कि UPSC में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 243ZD में किसका वर्णन किया गया है। अगला है भाग 9B जो कि आर्टिकल 243ZH से आर्टिकल 243ZT तक वर्णित है। इसमें सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है, जो कि 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया। अगला है भाग 10 SC जो कि आर्टिकल 244 सिर्फ एक आर्टिकल इसमें स्थित है। अगला देखते हैं भाग 11 केंद्र राज्य संबंध के बारे में उल्लेख है। यह आर्टिकल 245 से 263 तक वर्णित है। अनुच्छेद 246 में अनुसूची 7 का वर्णन है, जो कि
तीन प्रकार की अनुसूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय स्थित हैं। अनुच्छेद 246A में जीएसटी का उल्लेख किया गया है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 246A में। जीएसटी 101वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी समवर्ती सूची में स्थित है, यानी कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आर्टिकल 279A में जीएसटी कई बुक्स में दिया गया है कि इसका उल्लेख आर्टिकल 279 में किया गया है, पर यह गलत है। अनुच्छेद 246A में इसका उल्लेख किया गया है, आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति संसद के पास होगी, यह उल्लेख किया गया है आर्टिकल 249 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 254 में समवर्ती सूची यानी कि केंद्र और राज्य यदि कानून बनाते हैं तो और उनमें असंगतियां आ जाती हैं तो केवल संसद का कानून मान्य होगा, यानी केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा यदि उस पर कोई विवाद होता है समवर्ती सूची के विषय पर। तो अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद से संबंधित उल्लेख किया गया है, यदि कोई भी नदी जल विवाद होता है दो राज्यों के बीच तो उसके लिए प्राधिकरण आयोग बनाया जाएगा, ऐसा उल्लेख किया गया है आर्टिकल 262 में। फॉर एग्जाम्पल कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 263 इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतर राज्य परिषद का गठन, जिसका हेड पीएम होगा। यदि आप देख सकते हैं कर्नाटक, पुदुचेरी और केरल के बीच नदियों का विवाद जो कि वर्तमान में चल रहा है। अनुच्छेद 266 यह संविधान के भाग 12 में वित्त एवं संपत्ति का उल्लेख किया गया है, इसमें 264 से लेकर के 300A तक आर्टिकल उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 266 देखते हैं। अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में वर्णन किया गया है, जिसका भारत सरकार की आय का वर्णन किया गया है। यदि धन निकालना है संचित निधि से तो विनियोग विधेयक को संसद से पारित करवाना होगा, तभी धन का निष्कासन हो सकता है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि है, जिस पर अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अनुच्छेद 279A में जीएसटी काउंसिल का वर्णन है, जिसका हेड वित्त मंत्री होता है। यह जीएसटी आपको पता है कि 101वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 280 जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे लीगल राइट्स बनाया गया था। भाग 13 देखते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख भाग 13 में है। यह आर्टिकल 301 से 307 में वर्णित है। अगला है भाग 14 जिसमें सर्विसेज यानी सेवाएं दी गई हैं। आर्टिकल 308 से 323 तक वर्णित है। आप ध्यान दीजिएगा, भाग 14 में आर्टिकल 308 से 323 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 312 देखते हैं। ऑल इंडिया सर्विस, वर्तमान में 3 सर्विस हैं, IAS, IFS और IPS। अनुच्छेद 315 UPSC और SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अनुच्छेद 323A से लेकर के अनुच्छेद 323B जो कि संविधान के भाग 14A में वर्णित है, जिसे ट्रिब्यूनल यानी प्राधिकरण कहते हैं। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 323A में CAT यानी प्रशासनिक अधिकरण, यानी कोई भी प्रशासन पर आरोप लगता है तो उसके लिए प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था की जाती है केंद्र के द्वारा। 324 से 329 जो कि संविधान के भाग 15 में वर्णित है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। यह भाग 15
324 है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केंद्र और राज्य का निर्वाचन केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। अगला है अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु के वयस्क वोट कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 326 में वर्णित है, जो कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। भाग 16 विशेष उपबंध यानी स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान किया गया है भाग 16 में, जो आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक वर्णित है। आइए देखते हैं आर्टिकल 330 में क्या है। SC/ST समुदाय का लोकसभा में सीटों का आरक्षण, यह आर्टिकल 330 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन में लोकसभा की सीटों का आरक्षण, जो कि वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। पहले इसमें 2 सीटों पर आरक्षण प्राप्त था एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन से मतलब है कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा विदेशी हो, उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। यह 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है वर्तमान में। अनुच्छेद 332 में SC/ST विधानसभा में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन के एक सीट जो पहले प्राप्त थी, उसे वर्तमान में अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 338 में NC/SC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 338A जो कि 89वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, NC/ST यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, यह संविधान के भाग 17 में उल्लेखित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक वर्णित है। 343 में है संघ की राजभाषा, 344 में है राजभाषा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 350A में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना चाहिए, यह अनुच्छेद 350A में वर्णित है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी पर आधारित है, जो कि कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 देखते हैं। संविधान के भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक स्थित है। यदि बात करें 352 की, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में स्थित है और अनुच्छेद 356 इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यह उल्लेख किया गया है 356 में। अगला है 359 राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकार पर क्या प्रभाव होगा, यह उल्लेख किया गया है 359 में। इसका अपवाद है 20 और 21, यानी यह समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो कि अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है। अनुच्छेद 361 से 67 जो कि संविधान के भाग 19 में वर्णित है। संविधान के भाग 19 में प्रकीर्ण यानी स्कैटर दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास विशेष अधिकार है, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 361 में। भाग 20 संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान संशोधन यह लिया गया है साउथ अफ्रीका से। अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। नोट पॉइंट में देखते हैं 99वां संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार करते हुए उसे समाप्त कर दिया गया है, जो कि NJAC से संबंधित है, यानी कि यह नेशनल जुडिशरी से संबंधित संविधान संशोधन था। अगला है भाग 21 जिसमें कि अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध किए गए हैं। इसमें आर्टिकल 369 से लेकर के 392 तक का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं 370 के बारे में। आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे,
जिसका अधिकांश भाग वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, पर पूरी तरह से आर्टिकल 370 समाप्त नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर में। 5 अगस्त 2019 को अधिकांश भाग समाप्त कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के लिए आदेश जारी किया गया था 2019 में और यह 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया, यानी कि 5 अगस्त 2019 को आदेश जारी किया गया था और लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, जिसके तहत 2 यूटी बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अनुच्छेद 393 जो कि संविधान के भाग 22 में उल्लेखित है, यह आर्टिकल 393 से लेकर के 395 तक स्थित है संविधान के भाग 22 में। आइए देखते हैं क्या है अनुच्छेद 393 में। संविधान का नाम क्या होगा, तो संविधान का नाम है भारत का संविधान। यह अनुच्छेद 393 में दिया गया है। यदि पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत के संविधान का नाम क्या है, तो उसका आंसर भी वही होगा, भारत का संविधान। अनुच्छेद 394 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू होंगे, ऐसा कहा गया था अनुच्छेद 394 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।